नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। कुछ दिनों से मैं किसी कारणवश नहीं वीडियो ला पा रहा था, लेकिन अब जो है आपकी जो ये सीरीज जो चल रही थी जीएस की, वो निरंतर चलती रहेगी। 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, आप सभी का स्वागत है फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। जो भी लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं वो सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आएगी। अगर अच्छे से सारी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं और मुझसे कुछ भी नॉलेज और अपने जीवन में जो भी है आगे उसको उपयोग करके यूज़ करके और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी समझ से इस चैनल पर अगर आए हैं तो बहुत सही, सटीक और ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ ज़्यादा बात ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, इसका सारा एनालिसिस किया गया है, 4 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया गया है। उसके बाद में जो है मैं लेकर के आया और आपके सामने ये परोस रहा हूँ। भारतीय को वर्ष 1947 में, और दोनों बाइलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश में भी है और आपका हिंदी में भी है, यानी कि दोनों में आपका चलेगा। 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ऑप्शन है, देखिएगा, माउंटबेटन योजना, वेबल योजना, डोरंड योजना और मिंटो मार्ले योजना। तो ध्यान रखना, मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम आया था वो 1909 में आया था। ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन से कट गया। देखो, हमें आंसर पे पहुंचना है तो आंसर से एलिमिनेशन मेथड जो मेरा होता है सबसे सटीक होता है, क्योंकि मैं सीधे अगर आंसर टिक करूंगा, जैसे मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो वो तो चलो ठीक है, क्वेश्चन जो आ रहा है वो तो चलो ठीक है। लेकिन बात आती है जब क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, मुझे 50% 70% सस्पेंस रहता है कि ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, तो वो सबसे अच्छा मेथड रहता है कि आप एलिमिनेशन से जा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें 1947 की बात आई है। सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो सार्वभौम सत्ता सौंपने की जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के नाम से जिसको जाना गया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो जब वहाँ के वायसराय थे, यानी कि वहाँ के उस समय के लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, वायसराय। 1947 में ये मतलब इनकी शुरुआत हुई थी कार्यकाल की, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाते हैं। तो ये सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना भी कहलाती है। भारतीय को वर्ष 1947 में ये जानी गई। तो इतनी बात आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेवल योजना क्या है, डूरंड योजना क्या है, मिंटे मार्ले योजना क्या है? तो मार्ले मिंटो एक अधिनियम आया था 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो योजना भी कहा जाता है या अधिनियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसी तरीके से वेवल योजना है, इसी तरह से डूरंड योजना है। तो ये सब अधिनियम थे, ये जो आप देख रहे हैं, और आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वाज द प्लान टू हैंड ओवर सोवरेजिन पावर टू इंडिया इन द ईयर इज 1947। यानी भारतीय वर्ष को, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आज पॉलिटी के हैं, ठीक है, राजनीति विज्ञान के हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंग्लैंड के संविधान के अनुसार चलाया गया? नहीं। भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा? ऐसा भी नहीं था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार? हाँ, बिल्कुल सही, उपनिम्न में से कोई नहीं। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता? उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन बात जब 1935 की आ गई, क्योंकि अधिक से अधिक, यानी कि 50% से ज़्यादा जो मेरे अनुच्छेद लिए गए हैं, आर्टिकल्स जो लिए गए हैं, वो 1935 के बिल्कुल उसी से उतार लिए गए हैं। अर्थात ये कह सकते हैं मेरा जो संविधान का जो ढांचा है, जो मेरे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, वो 1935 का बहुत बड़ा स्वरूप है, ऐसे कह सकते हो। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम जो आया था, वो भारत का संविधान लागू होने की स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, यानी कि जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। अब संविधान कब लागू हुआ था ये भी बात आती है। तो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को मेरा बन करके तैयार हो गया था, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने के लिए उस पे मोहर लगा दी गई थी। लेकिन इसमें सिर्फ
हम कहें कि अगर पूर्णतः लागू हो गया था, नहीं। 26 नवंबर 1949 को सिर्फ 15 अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं कि उस दिन लागू किए गए थे। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान संशोधन के जितने भी अनुच्छेद थे 395 वो सारे लागू कर दिए गए थे। वो भी ये बात क्यों ऐसा हुआ कि जब मेरा संविधान बनकर के पूर्णतः बनकर के तैयार हो गया था, अंगीकृत कर दिया गया था, आसमर्पित कर दिया गया था, लेकिन तब भी लागू क्यों नहीं हुआ? प्रश्न उठता है। तो प्रश्न का उत्तर ये है कि 2929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें 26 31 दिसंबर 1929 को ये क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस संविधान सभा के पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और पूर्ण स्वराज मांग करने के बाद में ये मांग इनको स्वीकार कर ली जाती है। उसके बाद में 2929 के बाद में 2930 में 26 जनवरी 2930 में इनको स्वाधीनता मिल जाती है। स्वाधीनता मतलब होता है मेरे अधीन जो काम होने होने वाला है, मेरे अधीन जो काम होने वाला है उसको बोलते हैं स्वाधीनता। तो प्रथम स्वाधीनता जो है दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था मेरा, कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि ये जो डेट मेरी है, ये डेट को मैं याददाश्त बनाना चाहता हूँ, यादगार बनाना चाहता हूँ, कई वर्षों तक ये याद रहे, लोगों के दिल में रहे, लोगों के जुबान पे रहे और लोगों के दिमाग में रहे। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि देखो 26 दिसंबर जो 1949 है, इसमें मेरा बिल्कुल संविधान लागू हो गया था, लेकिन 2 महीने की बस बात बची थी। भाई नवंबर के बाद में दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद में जनवरी आता है, तो 2 महीने के बीच में 2 महीने बचे थे, तो सोचा कि अगर मैं इसको थोड़ा हम ब्रेक कर देता हूँ, रोक देता हूँ, इसको हम सीज़ कर देता हूँ और उसके बाद में हम 26 जनवरी 1950 को अगर लागू करता हूँ, तो उसमें कोई भी दो राय गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ 26 नवंबर को क्या गणतंत्र दिवस मनाया गया? नहीं। इसीलिए देखो 26 नवंबर 1949 को लागू होने 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे, बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि चलो सब नहीं लागू करना है तो कुछ लागू कर दो। तो संविधान सभा के जो जितने भी सदस्य थे उन्होंने परामर्श सलाह के बेस पर उन्होंने 15 अनुच्छेद लागू कर दिए लेकिन पूर्णतः लागू नहीं किया। अगर पूर्णतः लागू कर देते तो वो डेट मेरी वही 26 नवंबर बन जाती, लेकिन मुझे याददाश्त बनाना था 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को मेरे संविधान का पूर्णतः कह सकते हो पूरे भारत में पूर्णतः जितने भी अनुच्छेद हैं 395 जो मूल संविधान में थे वो सारे लागू हो गए। अनुसूची जितनी भी थी 8 अनुसूची शुरुआत में थी, अब तो 12 हो गई हैं, 4 बढ़कर संविधान संशोधन के मतलब उसमें 1951 आपका है फर्स्ट जो 9वीं सूची है ना? 10वीं सूची दल बदल बताता है, फिर 11वीं सूची आपका ग्राम पंचायत का गठन बताता है ना? वो नगर पंचायत के बारे में बताता है, फिर सहकारी समितियाँ आती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें बाद में हम बताएँगे जब अनुसूची पढ़ेंगे, एक-एक करके जब अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें हम बात ज़रूर करेंगे। तो बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस डेट को 26 जनवरी के डेट को याददाश्त बनाना चाहते थे कि लोग आगे जो आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो नेता हैं, आने वाले जो भी हमारे अग्रज हैं, ठीक है? एक पूर्वज होते हैं, एक अग्रज होते हैं। आने वाले अग्रज कहते हैं और पहले जो बीत चुके हैं, मेरे जो भी हैं उसको पूर्वज बोलते हैं। तो आने वाले को अग्रज और पीछे आने को पूर्वज। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते वो याददाश्त बनाना चाहते थे 26 जनवरी की। अब मेरा 26 में जनवरी ही चल रहा है और 26 जनवरी आने वाली भी है। ध्यान रखना, आज डेट कौन-सी है? आज 18 है और 18 के बाद में 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 में 26 को हमारी क्या है? 26 जनवरी आने वाली है, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दिया है और ज़्यादा मतलब बाकी जो क्वेश्चन जो होंगे, जो अतिरिक्त इसके क्वेश्चन होंगे, उस पे इतना टाइम नहीं दिया जाएगा, ना तो इतनी एनर्जी खर्च होगी, ना तो आपको उतना ही बताया जाएगा जितना उस क्वेश्चन के अनुसार बताना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शायद मैंने बता दिया है 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसके पहले 26 नवंबर 1949 भी डेट यहाँ पे देखो लिखा गया है। तो इसमें क्या है संविधान कुछ लागू हुए थे, उसके पहले जो भी सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी, कॉल आ गई थी। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्न में से कौन-सा इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए भाई, इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है
वो पहले से टिक किया गया है, इसीलिए कि आपको दिख सके कि लॉर्ड एमरी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड स्टफ गिब्स, एबी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉर्ड एमरी जो हैं, इनका नाम तो हमको कभी सुना ही नहीं पड़ा कि कैबिनेट मिशन में इन्होंने भाग लिया था। लेकिन जब बात आती है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की, एवी अलेक्जेंडर की, तो ये तीनों लोग जो थे, ये तीनों जो लोग थे, ये तीनों लोगों ने ये कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों में गठित हुए थे, जिसमें ही सदस्य थे। इतनी बात ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसना कौन सदस्य नहीं था? तो यही ऐसा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा संभल के पढ़िए, संभल के आप याद रखिएगा, क्योंकि बात ये होती है, क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ होता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो हमारा जो है अंदर का जो प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है, वो लड़के को अंधेरे में ले जाता है, यानी कि आप रॉन्ग आंसर पर पहुंच सकते हैं, है ना। हड़बड़ाहट, हिचकिचाहट जो होती है, हेजिटेशन जो होता है, हेजिटेशन से आप कहीं और जगह ना पहुंच जाए, इसके लिए आप अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट रहिएगा, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं। मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार था। अब यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, देखिएगा भाई। व्हाट वाज द एसेंस ऑफ द प्रोविजंस इन द मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड रिफॉर्म्स? तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1999 प्रांतों में दोहरा जो शासन था, क्या मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार का प्रावधान का एक स्तर था, यानी कि वो उसका सार था। सार मतलब अर्थ होता है, अर्थ मतलब एसेंस भी उसको बोलते हैं। हाँ, दिस इज द एसेंस एंड दिस इज द मीनिंग एंड दिस इज द सार। प्रांतों में दोहरा शासन, तो हम कहेंगे बिल्कुल, ये जो ए ऑप्शन है, ये प्रांतों में जो दोहरा शासन है, यही मेरा था, मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार 1999 में आया हुआ था। राज्यों की जो स्वतंत्रता जो हमको दी गई थी, स्वतंत्रता मतलब होता है हमको ही सब कुछ समर्पण कर दिया गया था, तो वो 1935 के अनुसार दिया गया था। हिंदू मुस्लिम हेतु तो अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, तो हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, हम मुस्लिम लीग देखो अलग हो गया था। उसके बाद में टोटल जो सदस्य थे 389, हमारे 91 रियासत थे, है ना। उसी तरीके से 72 मुस्लिम में सदस्य थे, तो वो लोग अलग हो गए थे, तो मुस्लिम लीग जो है अलग हो गया था, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम है तो अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई थी। तो वो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1909 में की गई थी, इतनी बात आपको याद रखनी है। राज्यों की जो स्वतंत्रता दी गई थी, वो 1935 में दी गई थी। प्रांतों में जो दोहरा शासन है, जो प्रांतों में दोहरा शासन है, वो 1999, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको याद। क्या राज्यपाल को वीटो शक्ति प्राप्त है? नहीं ना। तो क्या इसका सार था? ऐसा कुछ भी नहीं था। राज्यपाल की वीटो शक्ति तो आप ऐसे फर्स्ट पे ही एलिमिनेशन लगा सकते हैं कि ये नहीं हो सकता ऑप्शन, कभी भी नहीं होगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है भाई, ये तो पहले कट मारो, है ना। हिंदू मुस्लिम ये तो अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्यों? ये 1999 में आया हुआ था। देखो याद कैसे रखना है, तुमको याद करवाते हैं। हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए, यानी कि 1990 हो गए, क्या हो गए? 1919 हो गए। तो 1999 1990 में आया था, सॉरी, इसको यहाँ पे देखिएगा, 1909 में आया था, जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए। तो 19 को अलग करिए, 09 को अलग करिए, तो अलग अलग मुस्लिम लीग को अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी, वो 1909 में ही दी गई थी। और ध्यान रखना, प्रांतों में जो दोहरा जो शासन है, इतनी बात याद रखना, प्रांतों में जो दोहरा शासन है, वो मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड के 1999 में दिया गया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ध्यान रखना, 1909 को इसमें देखो, पहली बात तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था अलग अलग हुई 1909 में। 19 अलग अलग करो, 09 को अलग कर दो। इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया हुआ है 1909 में, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। क्या है ये? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। ये यहाँ पे संघीय व्यवस्था नहीं आई हुई है, इतनी बात आपको याद रखना है। संघीय व्यवस्था का नाम आप देखेंगे 35 में मिलता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में मिलता है। प्रांतीय व्यवस्था इसमें भी नहीं मिलती है, प्रांतीय व्यवस्था आप 1999 में जाएंगे। द्वैध शासन प्रणाली भी इसमें नहीं मिलती है ना। तो ये जब इसमें नहीं मिलती है, तो 1909 में दो चीजें याद रखिएगा, इसको माले मिंटो सुधार भी कहते हैं, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, इसको तीसरी बात यह है कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है
निर्वाचन होता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है, द्वैध शासन नहीं आता है, द्वैध शासन हमारा 1999 में आता है, प्रांतीय व्यवस्था भी उसी में आती है, संघीय व्यवस्था का नाम आपको 1935 में देखने मिलता है। तो संघीय व्यवस्था आपको जब पता होगा कि संघीय व्यवस्था 35 में है, तुम क्यों लगाएंगे भाई एलिमिनेशन, पहले हम यही लगा देंगे, क्या दिक्कत है भाई, एलिमिनेशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये वाला चीज क्या सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्रांतीय हो सकता है, नहीं हो सकता, द्वैध शासन हो सकता, नहीं हो सकता, कौन हो सकता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो सकता है, सीधी सी बात है भाई, यही तो है, और क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे फोटो नीचे कर लेते हैं, इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये तो दोनों इंग्लिश में ही दिया गया है। इन विच ईयर्स ऑफ द, इन विच ईयर्स ऑफ द, यहाँ पे देखिए इन विच ईयर ऑफ द मोरले मिंटो रिफॉर्म, अभी हमने बताया मोरले मिंटो सुधार को कौन जाना जाता है, 1909 जाता है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, बस बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, बताओ। ये नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा मतलब ये कह सकते हो ये इजी नहीं है, ये मॉडरेट टू हार्ड में जाओगे, डिफिकल्ट में जाओगे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा, अब देखो ये गवर्नर जनरल बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया, पहले क्यों था, वायसराय था, वायसराय को गवर्नर जनरल बना दिया। इसका मतलब है कि बात थोड़ा बोलो, पहले की ये बात की है, 1773 के बाद की है ना, तो इसलिए 1773 तो नहीं हो सकता है, 1773 में तो भैया हमारा संघीय न्यायालय की स्थापना हमारी जो है देखने को मिलता है यहाँ पे, तो हम ये तो नहीं हो सकता, 1773 तो कभी नहीं हो सकता। अगर 1773 नहीं हो सकता तो 1813 में हुआ था, कभी नहीं हुआ था। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट में, नियम आपको पढ़ता, आप जब पढ़ेंगे ना 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट में, जब ये तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा, अगर मन से पढ़ रहे हैं तो 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट में नहीं पढ़ता भाई, 1813 में भी नहीं आता है। आप सही से पढ़िएगा, 1786 का एडलमेंट एक्ट जो था, इसमें गवर्नर जनरल को जो है अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, कि वो जो समिति होती है वो निर्णय जो भी डिसीजन आएगा उसको अस्वीकार यानी कि अनएक्सेप्टेड को अधिकार, उसको अधिकार दिया गया था, यानी कि उसको राइट दिया गया था, यानी कि बाय विच एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गेट द राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ दिस कमिटी। ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी पढ़ लेना है, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट 1786 में भी दिया गया था, 1976 ये 86 आएगा, क्योंकि 1973 में ये हमारी संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, उसके बाद में 1786 में अमेंडमेंट एक्ट आता है, इतनी ध्यान रखना। तो अमेंडमेंट एक्ट में ही भारत के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन पे हम इसलिए ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कम से कम 70 से 80% लड़के क्लीन बोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लीन बोर्ड अगर नहीं होना है तो अच्छे से पढ़ना है कि किस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, तो आपका 1786 अमेंडमेंट एक्ट आएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, अभी हमने बताया 1773 के एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और यही अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है, तो 1773 आपको लगाना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये क्या 93 हो सकता है, ये एक्ट नहीं था भाई, 85 भी नहीं था, 71 में नहीं था, 73 था। तो बात जब हम आती है, जब शुरुआत हमारी कहीं कहाँ से होती है तो कहाँ तक जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से हमने एक्ट शुरुआत किया था, बोलो 1773 से शुरुआत होती है भाई, इसके पहले का कोई एक्ट आया था, कोई भी एक्ट नहीं आया है, बोलो आया है, इससे पहले आया है 1773 के, नहीं आया ना। तो पहला जब एक्ट आया था यही रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया है, उसके बाद में 1773 के बाद में हमको 1786 में देखने को मिलता है, जो अभी हमने पढ़ा। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद में 86 का जो हमारा अभी हमने अमेंडमेंट एक्ट देखा था। तो ये जो आपको लाइन तरीके से आपको याद होंगे, 96 का आता है, 1909 को आता है, 1919 का आता है, 1935 का आता है, ये उसके बाद 47 का आता है, स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो ये सब आपको जब एक तरीके से पता होंगे तब आप क्या होंगे, इसमें से एक चीज निकाल सकेंगे कि वास्तव में ये चीज हम निकाल सकते हैं। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेथड ऑफ द करेक्ट आंसर एंड टू अचीव द करेक्ट आंसर, दिस इज द मेथड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, बताओ किस अधिनियम के द्वारा की गई थी भैया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है, राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है और भारत के स्तर पर राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो भैया आर्टिकल 123 अध्यादेश क्या कहता है, अध्यादेश कहता है कि 1 2 3 मतलब दो की शक्तियां, तीनों की शक्तियां एक पास आ जाएं,
राज्यसभा, लोकसभा, ठीक, राष्ट्रपति के पास में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में आ जाए तो उसको अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश मतलब एकजुट हो जाए, मतलब राष्ट्रपति के पास में सारी शक्तियां एक जगह हो जाएं, उसको हम अध्यादेश बोलते हैं। तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत लागू होता है, ये भी ध्यान रखना है। 213 जो है मेरे राज्य के, अगर राज्य की बात करेगा तो आर्टिकल 213, यानी कि उसका उल्टा कर देना 213 या 123। तो 123 की मैं जब बात करूंगा तो मतलब आप केंद्र के स्तर पर बात करेंगे, राज्य के स्तर पर बात करेंगे तो हम अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है वो आर्टिकल 213 में प्राप्त है। इतनी बात ध्यान रखना। लेकिन ये बात बहुत पुरानी थी, आज से नहीं है, ये बात पुरानी है, यानी कि संविधान से लिया गया है। और संविधान मेरा कहीं ना कहीं किसी स्रोतों से बना हुआ है, किसी की अमेंडमेंट एक्ट से बना हुआ है, किसी पीस इंडिया एक्ट से बना हुआ है, किसी कहीं ना कहीं से बनकर आया है ना, कहीं से लिया गया है ना। मैंने भारतीय संविधान का जो ढांचा है ये कहीं ना कहीं से हमको स्रोतों से प्राप्त हुआ है। आयरलैंड से लिया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, ये सब वहीं से तो हमारा प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? जर्मनी से प्राप्त हुआ, कनाडा से प्राप्त हुआ, कुछ कुछ कनाडा से प्राप्त हुआ, कुछ 1935 के बिल्कुल हमने बताया ना, सबसे अधिक से अधिक आपको देखोगे आर्टिकल्स 1935 के आपको देखने को मिलेंगे। तो भारतीय प्रशासन अधिनियम 1861 ये 1861 का जो है, इसके तहत जो है अधिनियम में भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इतनी बात आपको दिमाग में फिट करनी। अगर वास्तव में नौकरी पाना चाहते हो, वास्तव में आप किसी बड़े पद पर पहुंचना चाहते हो, तो वास्तव में आपको स्थायित्व आपको रखना पड़ेगा। स्थायित्व नहीं रखोगे दिक्कत हो जाएगी भाई, इतनी बात आपको याद रखनी है। स्थायित्व अपने अंदर रहना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मेहनत करिए, कॉन्फिडेंट रखिए और सही से पेपर दे के जाइए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में। सही गलत का जरूर आप देखें कि वास्तव में हमारे साथ में सही क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, उसको पहले आप अंकित कर लेंगे कि सही क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, उसको देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और कोई दूसरा चारा है ही नहीं, और कोई दूसरा है ही नहीं। मेहनत करोगे तभी निकल के आएगा कि वास्तव में हम क्या कर सकते हैं। तो जो मेहनत करोगे तो वास्तव में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लड़के के पास में इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो मेहनत नहीं किया होता है। जब मेहनत करता है उसके पास में कॉन्फिडेंस होगा, 100% होगा। नो, नो डाउट्स, नो सस्पेंस। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता प्रावधान आया। देखो 1932 में पूना समझौता होता है, पूना एक्ट आता है। तो इसमें क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता होता है, पुणे में होता है, ध्यान रखना। और ये पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि हमको ये नहीं पूछना कि पूना समझौता कब हुआ, किसी किसके बीच हुआ। ये तो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन किस स्तर पे है, ये क्वेश्चन स्नातक स्तर पे पूछा जाएगा, या बड़ी सीजीएल में है, बीसीजीएल के मीन्स में आ सकता है। प्री में चांस है लेकिन उतना नहीं चांस है। प्री में यही पूछ लेता है कि इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी की राजधानी क्या थी, कर्नाटक में कौन सा ऐसा राजा हुआ था, इसका वंश का संस्थापक कौन था, इसके शासनकाल में ये क्या हुआ, इसकी विधा क्या है, इसकी ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन हम क्या भैया, जब बात आती है, जब ये इसके बारे में, पूर्ण समझौते के बारे में प्रावधान की बात आएगी, जब अमेंडमेंट की बात आएगी, उसके अंदर की जो अंदर से इंटीरियर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा ना। तो बात है कि देखो मेरे पास में 4 ऑप्शन है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पर हमको दिखाते हैं, रुको। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये हम हटाना चाहते थे लेकिन हट ही नहीं रहा है, क्या करें। हैं, ये सब हटाना चाहते थे, ये सब जो सांप्रदायिक पंचायत लिखा है, हम अपने हिसाब से समझाना चाहते थे लेकिन ये हट ही नहीं रहा है। सांप्रदायिक पंचायत निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्र का, भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाने जाने का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का। संयुक्त निर्वाचन मतलब उसके साथ में संयुक्त निर्वाचन भी उसमें दिया गया है। यानी कि आरक्षण मतलब आपको कुछ छूट दी, डिस्काउंट इसको बोलते हो। आरक्षण मतलब होता है हमने ये इस पर मेरा कब्जा है तो मेरा ही है। दिस इज द पोजीशन, दिस इज द आरक्षण, दिस इज द रिजर्वेशन। आरक्षण क्या होता है, आरक्षण आप टिकट कराते हैं, आरक्षण की टिकट कराते हैं तो वो क्या होता है, रिजर्वेशन का। हम ये रिजर्वेशन टिकट कराने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आरक्षण सीट हमारी आरक्षण सीट कोई होनी चाहिए।
तो वो ही बात है, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो है हमारे इसमें हमारा जो है जो समझौता हुआ था, जो प्रावधान आया था, यही प्रावधान आया था कि निम्न वर्ग के लिए हम ईडब्ल्यूएस के लिए, ये जो निम्न वर्ग है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो उसके लिए आरक्षण के सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र होना चाहिए, वो भी निर्वाचन में भाग ले सकें। तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी ने इनके बीच में मध्य में 1932 में पूर्ण समझौता होता है, ये पूरे में होता है और प्रावधान इसमें ये दिया गया था। बस इतनी बात याद रखनी है कि ये प्रावधान ये वनडे एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ये सीजीएल के स्तर पर पूछने वाला है, स्नातक के स्तर पर पूछने वाला है। ये क्वेश्चन छोटे नहीं है, ये देखिएगा इंग्लिश में देखिएगा, वनडे एग्जाम वाले लड़के देखेंगे, देख करके कहेंगे भैया इसको है रहने दो। जो सीजीएल में अच्छा क्वेश्चन तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, जो पीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो अब इस क्वेश्चन को जो भेंट होगी तब वो लड़का वो उसको फेस कर पाएगा। वनडे एग्जाम वाले तो देख करके भाग जाएंगे, यूपीपी वाले, जीडी वाले हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए क्या है, उनके लिए चिली सेंटियागो ये राजधानी याद करो, उनके लिए वनडे एग्जाम के लिए लूसेंट रट डालो, आधा आराम से हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। राजधानी याद करो, महाजनपद के जितने हैं, आपकी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है ना, ये सब चीजें, ऋग्वेद है, वेद है, वेदांग है, छंद है, ये सब कहाँ कितने थे, कहाँ से आए, कितनी रचनाएं हैं, पूरा भूगोल रट मारिए, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कितने अक्षांश हैं, कितनी देशांतर हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये समय के लिए, ये टेम्परेचर के लिए। व्हाट इज दिस दिस इज द वनडे एग्जाम दैट्स मैच्योर्ड, दिस इज द डिमांड ऑफ द वनडे एग्जाम, not marathon. Marathon, this is the marathon, this is the marathon. मैराथन का मतलब बड़ा, दिस इज लार्ज, लार्ज यूपीएससी यूपीपीसीएस, दिस इज द बड़ा अधिकारी. What was the provisional is the Pune pact is a sign between the B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi in 1932. कौन सा लगाओगे इसमें, इसमें तो नहीं दिया गया भाई, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोअर क्लास के सब को अलग कर दिया गया था। अरे यार पागल हो गए क्या, बिल्कुल सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को अलग कर सकते हो क्या भाई, अलग करने की बात वहां पे आएगी, क्योंकि मेरा देश जब उसमें अभी बना नहीं है, वो अलग पहले कर दोगे, ईडब्ल्यूएस को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आर्थिक मतलब है, आर्थिक से पिछड़ा जो लोग हैं उनको अलग नहीं कर सकते आप। क्रिएशन ऑफ द डोमिनेशन स्टेटस ऑफ इंडिया, भारत की जो स्टेटस था, जो भी स्टेटस था, जो डोमिनेट स्टेटस था, उसका क्रिएशन बनाने का जो भी होता है वो कर सकते हैं, क्रिएशन करेंगे आप, डोमिनेशन करेंगे नहीं ना, पहले यही देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, उस स्थिति को हम कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, किस स्तर पे ले सकते हैं, कौन सी योजना लाई जाए। आप रट मारिए ना, नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब चीजें रट मारिए, कितनी योजना है। योजना आयोग से स्टार्टिंग होती है 1950 से, 15 मार्च 1950 में जब योजना आयोग का गठन होता है, वहां से पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, आर्थिक नियोजन पूरा पढ़ डालिए, क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। 12 तुम्हारे पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, 12 पंचवर्षीय आप रट डालिए, उसमें से एक क्वेश्चन आपको ना मिल जाए किसी भी एग्जामिनेशन में तो मेरा नाम बदल देना। वनडे एग्जाम के लिए इतना काफी है, लेकिन ये जो है ये आपके लिए ये नहीं काफी है, ये ज्यादा है आपके ऊपर, सर के ऊपर से जाएगा आपके, क्योंकि आप जो मन से नहीं पढ़ोगे तो व्हाट इज दिस इज द डिमांड ओनली फोकस, नॉट ए लट्टू, नॉट ए चटनी, दिस द ओरिजिनल, दिस द ओरिजिनल क्वेश्चंस ऑफ द यूपीपीसीएस यूपीएससी। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। What was the provisional in the Pune pact signed between B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi in 1932? देखो इसमें पढ़ो, क्या दो ऑप्शन तो लग नहीं रही, तस्सी देखिएगा, कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन विद द रिजर्वेशन ऑफ द लोअर क्लासेस, लोअर क्लासेस के लिए क्या कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, हाँ जी बिल्कुल यही किया गया था, दिस इज द ऑप्शन, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑप्शन ट्रू, दिस इज ऑप्शन ट्रू, यस। यस यस, चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, बताओ। अब बताओ केंद्र में जब बात आएगी, केंद्र में जो देखो 1919 में तो प्रांतों में थी, उसके बाद में हमारी 1919 के बाद में एक यही एक बचता है जो 1935 है, इतनी बात ध्यान रखना भैया। 1919 ने अलग अलग कर दो प्रांतों में, अभी छोटे स्तर पर करो तो छोटे स्तर पर 1999 में होगा, क्योंकि लड़के याद नहीं होता, कैसे नहीं याद होता, याद करने का तरीका बनाओ भाई। 1999 और 1935 कौन बड़ा है बताओ, बड़ा कौन है, 35 बड़ा है, तो वहां पे बड़ी चीज होगी ना, छोटी चीज में छोटी चीज होगी,
तो 35 में हमारा जो है वो केंद्र पड़ा है, तो वहां पे केंद्र में राज्यों में द्वैध शासन लागू होगा, द्वैध शासन प्रणाली स्थापित होगी। इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस तरीके याद रखा जा सकता है। क्योंकि देखो उनको बताते हैं, याद करना और याद रख पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। याद कर तो लिया कि विटामिन ए रेटिनॉल, लेकिन अगर याद रहे एग्जामिनेशन में कहीं एस्कार्बिक अम्ल ना लग जाए, तो इसके लिए बचना है, इसके लिए फोकस करना है, इसके लिए कॉन्फिडेंस रखना है, इसके लिए ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड लगाना है, इसके लिए अपने आंसर पे अडिग रहना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए पर तुम्हारा रेटिनॉल नहीं, विटामिन ए से रेटिनॉल हटना नहीं चाहिए तुम्हारा फोकस। इतनी बात ध्यान रखना, अगर इतना कर सकते हो तो आप इस ऐसे कंपटीशन के दौर में आप कहते हैं कि अच्छे रेस के घोड़े हो तुम पे, फिर तुमको कोई हरा नहीं सकता। कितनी भी बड़ी भीड़ हो, लाखों हजारों करोड़ों में हो, कोई दिक्कत नहीं।